देखिए क्या लिखा है। तो आपके पास ये डायग्राम है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1, 4.1 नहीं है, 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो एक्स इस तरफ है, ठीक है, एक्स जो है वो आपका इधर है और वाई इधर है, डब्ल्यू इधर है और जेड आपके पास इधर। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके? डब्ल्यू प्लस जेड के। प्रूफ करिए, दिखाइए कि ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ये बात हमें प्रूव करनी है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या होता है पीयूष? एक लाइन। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और अगर उस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इधर, तो इन दोनों एंगलों का प्लस किसके इक्वल होगा? 180 के। और इसे कहते हैं आप लीनियर पेयर। मतलब इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट, लीनियर पेयर कहता है कि इफ इट इज अ straight line, if it is a straight line, then sum of two angles, sum of two angles on it is 180। मतलब अगर एक सीधी लाइन है तो एंगलों का सम कितना होगा? 180। ये लीनियर पेयर कहता है। अच्छा, अगर एक सीधी लाइन नहीं है तो एंगलों का सम क्या 180 होगा? आंसर है नहीं। देखिए जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक इधर से है और ये ऐसे। अब आप बताइए क्या ए ओ बी क्या एक सीधी लाइन है? आंसर है नहीं। अब आप इसके ऊपर एंगल बना के देखिए। अब आप बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल का प्लस क्या 180 है? आंसर है नहीं। उसके लिए इस फ्लैप को और नीचे होना पड़ेगा, इस फ्लैप को और नीचे होना पड़ेगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट होगा तो इस एंगल का प्लस और इस एंगल का प्लस, तो क्या एंगलों का सम 180 होता है? आंसर है नहीं। या तो 180 से ज्यादा होगा और या तो 180 से कम होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगलों का सम हमेशा कितना होगा? 180 ही होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अगर अगर ये वाली लाइनें ही अगर थोड़ी सी और ऐसे हो जाती, मान लीजिए इस तरीके से होता। अब यहाँ पर ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है और इधर एंगल होता है। अब आप बताइए इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 से ज्यादा है कि 180 से कम है? आंसर है ज्यादा। ठीक है हर्ष, ध्यान है? ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तभी एंगलों का सम कितना होता है? 180। और उसका प्रॉपर रीजन होता है लीनियर पेयर। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कहता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, कृष्णा क्या 180 होने के लिए अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होगा? स्पेसिफिक केस में होता है। बिल्कुल, हमेशा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक सीधी लाइन है लेकिन ये वाला शायद 60 हो और ये वाला 120 हो। हमेशा 90 90 होंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों का प्लस करके कितना होगा? 180। एक सीधी लाइन पर सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप देखिए क्या लिखा है। अच्छा, वैसे इस बात का उल्टा क्या होगा? लीनियर पेयर तो हमने समझ लिया, लीनियर पेयर क्या होगा? अगर एक सीधी लाइन है तो दो एंगल का सम 180 होगा। लीनियर पेयर तो कहता है कि अगर लाइन है तो एंगलों का सम कितना होगा? 180। अब इसी बात का उल्टा क्या होगा कि अगर एंगलों का सम 180 हो रहा है तो इसका मतलब वो एक लाइन है। वो क्या है? एक लाइन। ठीक, तो इसका मतलब x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में कैसे हैं? इक्वल है। और प्रूफ करिए कि ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। अब आप खुद सोचिए, ए ओ बी लाइन है, ये बात सिद्ध करनी है। तो यार ये काम तो कन्वर्ट्स ऑफ
लीनियर। अगर मुझे इसे एक सीधी लाइन प्रूव करना है तो इसके ऊपर बनने वाले एंगलों का सम मुझे कितना दिखाना पड़ेगा, 180। अब आप बताइए इसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं X और Y वो x और y बन रहे हैं या तो w और z बन रहे हैं, तो या तो आप x प्लस वाई को 180 दिखवा दीजिए और या तो w प्लस z को 180 दिखवा दीजिए। अब मुझे एक चीज और समझाओ तन्मय कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल चारों एंगलों का प्लस कितना है इसके, 360। रीजन क्या है? नहीं क्या कहते हैं अब इसमें एफ एंड बट है। पीयूष आप बताओ। कंप्लीट एंगल भाई, चारों एंगलों का सम 360 है इस केस में। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस भाई, वापस घूम के आ गए आप वापस उधर ही, तो कितना डिग्री कवर होता है ये? 360 तो कवर होता है, और इसको कंप्लीट एंगल ही तो कहते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इन चारों एंगलों का प्लस 360 है। वजह क्या होगी? कंप्लीट एंगल। सही है। हमारा ब्लूप्रिंट सुन लीजिए क्या है, तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई प्लस w प्लस z मिलाकर वजह कंप्लीट एंगल। सही है। अच्छा जी, अब मुझे तो x और y को दिखाना है, तो w प्लस z किसके इक्वल है? तो मैं क्या करूंगा, इस w प्लस z को बदल कर क्या लिख लूंगा, और यहाँ तो x प्लस वाई चल ही रहा है, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 2 कॉमन आपने निकाल ही लिया, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू, और x प्लस वाई 180 हो गया, तो मतलब AOB इज अ लाइन। रीजन कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। आप पूछो जतिन भाई, x प्लस वाई प्लस w प्लस z किसके इक्वल था? वजह थी कंप्लीट एंगल। अब गिवन में ही है कि x और x प्लस वाई और w प्लस z आपस में कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं w प्लस z को बदल कर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो 360 चलता ही रहेगा अपना। अब कितने x हो गए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2x, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और यहाँ पे इक्वल टू 360 आई। मैंने दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया 2, अंदर क्या रह गया x प्लस वाई, 2 से 360 कट कर दिया, कितना हो गया, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया। अब x प्लस वाई अगर 180 है तो इसका मतलब वो जिस पर टिका हुआ है वो एक सीधी लाइन है, तो हेंस AOB इज अ लाइन। रीजन कन्वर्स ऑफ लीनियर, कन्वेक्स नहीं कन्वर्स। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब हमें इस बात को लिखना है थोड़ा सा, आइए अच्छे से लिख लेते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z एंड प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ये बात हमें करवानी है। डायग्राम आपको दिया ही हुआ है, इस तरीके से था, एक लाइन इधर है और एक लाइन शायद इस तरफ है, तो ये जो है ये A है, ये O है और ये B है, यहाँ पे C है। ठीक है, ये वाला जो है ये X है, ये Y, ये वाला W, ठीक है, और ये Z। अब हम थोड़ा सा गिवन लिख रहे हैं। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखेंगे बताइए। बिल्कुल सही बात। देखो गिवन में उन बातों को लिखा जाता है जो क्वेश्चन के हिसाब से जरूरी है, उन बातों को हम लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से x प्लस वाई का w प्लस जेड के इक्वल होना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, तो w प्लस जेड के इक्वल है आपका ये। कल तो गिवन लिख दिया आपने। नेक्स्ट फिर आप लिखते हैं प्रूफ, और वो भी PR, और वो भी टू प्रूफ। और टू प्रूफ के हिसाब से हमें प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ लाइन। ये बात हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको WF करके लिखते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास करेंगे कि चारों एंगलों का सम कितना है, तो आप लिखोगे x
हाँ? मैंने कहा सॉरी सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू में रीजन कंप्लीट एंगल। सही है। फिर क्या करना है बताओ। डब्ल्यू प्लस जेड को हम बदल कर क्या लिख देंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उस केस में फिर डब्ल्यू प्लस जेड सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आपको इस केस में मतलब डब्ल्यू प्लस जेड भी कर सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड भी कहीं ना कहीं एओबी पे ही बन रहा है भाई। डब्ल्यू प्लस जेड को भी 180 शो कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, लेकिन हम किसको कर रहे हैं इस केस में, एक्स प्लस वाई। ठीक है, उस केस में आपको एक्स प्लस वाई को बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई। 360 फिर आप क्या करेंगे, 2 को निकाल देंगे कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर क्या हो जाएगा एक्स। 2 से आपने इसको कट कर दिया कितना, तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 180। अब एक्स प्लस वाई 180 सिद्ध हो गया, तो मैं हेंस करके लिखूंगा, हेंस एओबी इज अ लाइन। रीजन बता दीजिए। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। यस, आ गया होगा समझ। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको करनी है, ये का ऐसे करवाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 6.1 इज ओवर। ठीक है, तो 6.1 आपके पास इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका एक बेसिक इंट्रो है थोड़ा सा। उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर होता है बाइसेक्टिंग लाइंस। फिर होता है आपके पास लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कह रहा हूँ, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और एक और टाइप ऑफ लाइन और होती है आपके पास, जो कि आप सुनोगे, कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग लाइन, ये 4 तरह की लाइनें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है वो लाइन है जो एक दूसरे को कट करती है। अब वो किसी भी भाग में बांट सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ये वाली लाइन जो है, ये 9 सेंटीमीटर की है। ये वाली लाइन जो है, ये हमने कुछ 8 सेंटीमीटर की बना दी। अब ऐसा हो सकता है ये 9 सेंटीमीटर जो है, ये 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में बढ़ गया, और ये जो 8 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में बढ़ गया। वर्टिकल अपोजिट का इससे कोई मतलब नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको। वर्टिकल अपोजिट तो निकल ही जाएगा जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो। कंसेप्ट वो नहीं है, इंटरसेक्टिंग का मतलब समझा रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कहीं से भी कैसे भी कट कर दे लाइन, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीच में से ही कट करेगी। उन लाइनों को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट आया है आपके पास बाइसेक्टिंग लाइंस। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइनें बराबर बराबर हिस्सों में बांटती। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 9 सेंटीमीटर की लाइन, अब कोई एक लाइन आई, नहीं नहीं, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की है। अब इस लाइन ने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, और इस लाइन ने इस वाले को बाइसेक्ट कर दिया, तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में बढ़ गई, और ये 4.5 और 4.5, तो हम बोलेंगे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमें क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाई का मतलब ही होता है 2, सेक्ट का मतलब होता है बांटना, तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने को कहते हैं बाइसेक्टिंग। तो लाइनें आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब होता है जस्ट नॉर्मली काटना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, कहीं पर कैसे भी किस तरीके से भी कट सकते। आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा जी। फिर बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग का मतलब हो गया बराबर भागों में बांटना। तीसरा हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, अब वही रख लीजिए। पैरेलल लाइन का मतलब होता है लाइनें कट ही नहीं करेंगी,
चाहे कितना भी आप उनको एक्सटेंड करिए, वो ऐसे ही बढ़ती रहेंगी इन बोथ द डायरेक्शन, वो कट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन है, ठीक है। हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गई और एक ऐसे हो गई, अब आप इनको कितना भी एक्सटेंड करिए, लाइन कर्व में नहीं आएंगे, लाइन स्ट्रेट ही होती है, तो इन्हें कहेंगे आप इंटरसेक्टिंग सॉरी पैरेलल लाइंस, क्या बोलेंगे इनको, पैरेलल लाइंस। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, क्या बोलेंगे इनको, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस बस कट करती है, बस इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, वो लाइन है जो आपस में कट करती है एक दूसरे को, वो लाइन है जो बराबर कट करती हैं वो कहलाती है बाइसेक्टिंग। जो लाइनें कट ही नहीं करती पता है, जो लाइनें इक्वल होती है मतलब इक्वल कट करती हैं, इक्वल कट करती है उसको कहते हैं बाइसेक्टिंग लाइन। जो लाइनें सिर्फ कट करती हैं उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग, जो लाइनें इक्वल कट करती हैं उन्हें कहते हैं बाइसेक्टिंग, जो लाइनें कट ही नहीं करती उनको पैरेलल, और जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये रही और जो दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर आ जाए, बिल्कुल इसी के ऊपर, इसी के ऊपर जो लाइन आ जाए उन लाइनों को बोला जाता है कोइंसाइडिंग लाइंस। क्या बोलते हैं उनको, कोइंसाइडिंग, ओवरलैप करने वाली लाइंस, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ही होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग कोइंसाइडिंग लाइंस। अब थोड़ा पैरेलल लाइंस पे कुछ चीजें सीख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग अलग चीज है, वो एंगल्स में है, ये लाइंस हैं। कोलिनियर, कोलिनियर एक प्रॉपर्टी है, कोलिनियर एंगल्स का मतलब भी वही टाइप ऑफ एंगल्स में आ गए। हाँ भी करेंगे ना, अभी हम लोग अभी करेंगे, नहीं हाँ सॉरी, कोलिनियर तो पॉइंट होते हैं, कोलिनियर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक तो होता है कोलिनियर, एक होता है आपके पास को इंटीरियर। को इंटीरियर जो होते हैं वो एंगल्स, अभी करेंगे डिस्कशन, डिस्कशन करेंगे। तो पैरेलल लाइनें क्या होती हैं, जो इंटरसेक्टिंग नहीं करती, लेकिन जो लाइन पैरेलल लाइनों को कट करती है वो लाइन कहलाती है, उस लाइन को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। क्यों भैया, एक में क्या दिक्कत है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो क्या वो पैरेलल होगी, भाई पैरेलल के लिए कम से कम दो लाइनें चाहिए, तभी तो बोलेंगे ये इससे कट नहीं कर रही। जब सिर्फ एक ही लाइन बनाई है उसको आप पैरेलल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो लाइनें जो कट नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट होती हैं, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। हर जॉइंट पे टू एंगल्स फॉर्म, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ एंगल 5 बना देते हैं, यहाँ एंगल 6, यहाँ एंगल 7 और यहाँ एंगल, इस तरीके से, ठीक है। तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट करती हैं तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। आपने जो प्रीवियस नॉलेज ली है उसके हिसाब से मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाले जॉइंट पे मान लीजिए ये ए जॉइंट है, इस जॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, ए। अब आप इसको थोड़ा सा देख के बताइए, ए जॉइंट पर लीनियर पेयर एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 और 4, हाँ बिल्कुल 1 और, भाई देखो 1 और 2 है लीनियर पेयर, पहली बात तो 2 और 3 भी कहीं ना कहीं आपस में नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो पहली बात तो यार ये एक सीधी लाइन है, और अगर ये एक सीधी लाइन है तो इसमें बनने वाले दो एंगल्स का सम कितना होगा, यही तो लीनियर पेयर था। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 आपस में क्या है, लीनियर पेयर है, अगर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं 1 और 2। अच्छा इसके बारे में बताइए, 2 और 3 क्या लीनियर पेयर है या नहीं, आंसर है बिल्कुल है। देखो और ये भी तो यार, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है,
ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो कहीं ना कहीं 2 और 3 भी क्या है, लीनियर पेयर। अच्छा 3 और 4, क्या 3 और 4 लीनियर पेयर है? अच्छा बिल्कुल। भाई देखो यार, ये एक सीधी लाइन है और इस पे ये जो दो एंगल्स बनेंगे, ये एक पक्का क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो 1 और 2 लीनियर पेयर है, 2 और 3 लीनियर पेयर है, 3 और 4, और कहीं ना कहीं 1 और 4 भी क्या है, सही है। आ गया होगा। अच्छा नीचे वाले जॉइंट पे बताना लीनियर पेयर कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही बात है, 5 और 6 लीनियर पेयर है, 5 और 7 भी लीनियर पेयर है, 6 और 8 लीनियर, 6 और 8 लीनियर पेयर है, और कहीं ना कहीं 7 और 8 भी क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो गई और उनको कट करती हुई क्या है, एक ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्सल जब कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो आपके पास दो जॉइंट्स बनते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला जॉइंट है उसमें 4 एंगल बनते हैं और नीचे वाले जॉइंट पे भी 4 एंगल बनते हैं। आपको इनमें जो हमने प्रीवियस एंगल सीखे हैं पहले तो वो देखने आने चाहिए, और जो नए सीखेंगे वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं प्रीवियस वालों की बात कर रहा था, आपसे लीनियर पेयर मैंने पूछ लिया। अच्छा, लीनियर पेयर के लिए क्या लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है? आंसर है नहीं। भाई लीनियर पेयर के लिए लाइनों का पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन पर भी इन एंगलों का सम कितना होगा, 180, और ये लीनियर पेयर के थ्रू ही होगा। अब आप देख लीजिए कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। लाइनों का कट करना जरूरी है, किसके लिए? लीनियर पेयर के लिए। और एक और एंगल भी है, वर्टिकल अपोजिट के लिए। आइए वर्टिकल अपोजिट और समझ लेते हैं। जब कभी भी दो लाइनें आपस में से कट करती हैं, टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। तो जो उनके उल्टे एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 1 का उल्टा कौन है, 2 का उल्टा कौन है, तो इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 4। 1 और 2 कैसे इक्वल है? लीनियर पेयर इक्वल नहीं कहती। लीनियर पेयर कहती है एंगलों का सम कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट कहता है एंगल ही इक्वल होंगे। अब आप मुझे थोड़ा सा इस डायग्राम में देख के बताएं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। वन और 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है? नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं और लीनियर पेयरों का सम 180। ठीक है, अच्छा जी। तो इसी तरीके से 1 और 3 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। रीजन, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा 2 और 4, रीजन, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन में एंगल 1 के 2 दे रखा और एंगल 3 4 दे रखा, तो ये वर्टिकल अपोजिट और इक्वल ही नहीं है। कौन सा एंगल 1 तो 2 दे रखा, मान लो एंगल 3 4 एंगल 1 2 दे रखा है, मतलब एंगल 2 की वैल्यू 2 दे रखी है। अच्छा 120 दे रखी है एंगल 2 की, हां, एंगल 2 की हां, और एंगल 4 की 140 दे रखी है। तो पॉसिबल ही नहीं है, 140 दे रखी है, ऐसा नहीं होता। ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, और अगर ये 120 है ये 140 है तो फिर ये सीधी लाइन नहीं है। लेकिन अगर दो लाइनें कटेंगी तो 4 एंगल बनेंगे, तो उल्टे एंगल हमेशा इक्वल ही आएंगे। अगर वो 120 है तो नीचे वाला 4 भी क्या होगा, 120 ही होगा। ठीक है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के, और एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के। ये दोनों का रीजन भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट। इन दोनों का रीजन भी क्या है, वर्टिकल। आया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा इसी तरीके से 6 का बताइए, और 5 का 8। बहुत बढ़िया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, कॉर्नर में बैठ जाओ, कॉर्नर कॉर्नर में बैठ जाओ, इधर इधर देवेन की जगह, देवेन को आने दो। कोई बात नहीं, हो जाता।
ठंडा पानी मत पिया करो ना। खुद ही बनवा के ला। मैं सोच रहा था अभी कट कर दूं आपका नाम बट मैं जब से बोला है वही वर्ड हाँ तो क्यों बोल रहे हो ना मुझे पहले आपने बोल ये बेवजह। चलिए भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ एंगल है अल्टरनेट। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, इंटीरियर। ऑल्टरनेट नहीं नहीं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर के एक्सटीरियर बिल्कुल सही बात है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर के। अब जैसे आपने दो पैरेलल लाइंस बनाई, एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो कंफर्म था कि ऐसा कुछ बनने वाला है, और इधर ही बनने वाला है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और ये हो गया आपके पास एंगल। ठीक है, तो अब आप बताइए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से। भाई जो अंदर की तरफ है ना, तो अब अंदर की तरफ अगर देखें तो एक तो ये है, ये वाला है, ये है, और एक ये चार तो अंदर के हो गए, और चार ही इंटीरियर में। इंटीरियर में लिखूंगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चार इंटीरियर है, और चार ही एक्सटीरियर है, एंगल 1, ये एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इंटीरियर वो होते हैं जो अंदर के होते हैं, एक्सटीरियर वो होते हैं जो बाहर के। क्लियर है। अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल्स है, अरे नहीं यार, पैरेलल लाइंस के हिसाब से पढ़ा। इंटीरियर एंगल तो आपको एक सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल है वो है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीनिंग क्या है वो? तो उसके इंटीरियर क्या होगा, अंदर के और अल्टरनेट क्या होगा, अपोजिट। मतलब एक लेफ्ट का है तो एक राइट का होगा, और अंदर के होंगे दोनों। तो अब अगर मैं पैरेलल लाइन बनाऊं और एक ट्रांसवर्सल खींचूं, तो मैंने आपको बताया था 8 एंगल बनते हैं टोटल, राइट। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। यहाँ पे एंगल 5, एंगल 4 अच्छे से बनाते हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब आप मुझे बताइए पहले तो इंटीरियर कौन कौन से हैं। सही है, 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर है। अब इनमें अल्टरनेट आप मुझे बताएंगे जिससे, तो 3 के साथ तो जा रहा है 5, और 4 के साथ जा रहा है 6। इसमें Z बन रहा है नहीं बन रहा, ये बन रहा है वो बन रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इतना बुद्धि आप लोग रखिए कि समझिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, और अल्टरनेट का मतलब है राइट लेफ्ट वाले। तो अंदर के राइट लेफ्ट वाले जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल 4 तो इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये दोनों कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इनका सम 180 नहीं होता, ये होते ही इक्वल है। जैसे वर्टिकल अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। फिर पैरेलल लाइनें आई, ट्रांसवर्सल ने कट किया, 8 एंगल बने। सबसे पहला एंगल जो आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट लेफ्ट के अंदर के एंगल्स। उनका सम 180 नहीं होता, लेकिन वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी, अब को इंटीरियर एंगल समझिए। को इंटीरियर पड़ोसी के अंदर एंगल्स, को इंटीरियर का मतलब होता है, इसमें इंटीरियर तो आप समझ ही रहे होगे, को का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड वाले, सेम
साइड वाले, मतलब अगर राइट के हैं तो दोनों राइट के ही हैं, और लेफ्ट लेफ्ट के हैं तो दोनों लेफ्ट के ही हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180। अब आप खुद देखिए, जैसे ये हो गया, एक इधर कट करा दिया मैंने, यहाँ एंगल 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ एंगल 3, ये एंगल 4, यहाँ पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। 4 और 5 अब आप खुद बताइए, को इंटीरियर एंगल्स अंदर के राइट लेफ्ट वाले, 4 और 5 तो 4 के साथ 5 चलेगा, 3 और 6 राइट लेफ्ट वाले नहीं, सेम साइड वाले, सॉरी, 3 के साथ कौन चलेगा, 6 चलेगा। और ये इक्वल नहीं होते, इनका सम इनका सम 180 होता है, तो मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलाकर अल्टरनेट एक्सटीरियर और एंगल 3 प्लस एंगल 6। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। तो को इंटीरियर मतलब होता है सेम साइड के अंदर वाले, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है राइट लेफ्ट के अंदर वाले, इंटीरियर जहां वर्ड आ गया वहां अंदर वाले, को का मतलब है सेम, अल्टरनेट का मतलब है राइट लेफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटीरियर भी होंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, वो एक्सटीरियर भी होते हैं। बिल्कुल, वाह, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। आप खुद गौर करिए, बाहर के राइट लेफ्ट वाले, तो मान लीजिए यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3 है, यहाँ एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 5 है, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। अब आप बताइए, 1 तो लेफ्ट का लिया आपने, तो 7 राइट का लेना पड़ेगा और बाहर वाले लेने पड़ेंगे, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 की। इसे कहते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से को एक्सटीरियर एंगल भी होता है, को एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, क्या हाँ भैया, पानी है वहां पे उसके दूसरे वाले कैबिन में जो है बस, भैया आपको काट दो ना, को एक्सटीरियर एंगल, मतलब वो ये हो गया। हाँ फिर बोला काट दो। कट करेंगे सीधा सीधा। को एक्सटीरियर एंगल तो सेम साइड के बाहर वाले, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7। 1 और 8 1 के साथ कौन चलता है, 8 8, तो इनका सम 180, और एंगल 2 के साथ एंगल 7 इनका सम कितना होगा, इसे कहते हैं हम को एक्सटीरियर एंगल। लास्ट टाइप ऑफ एंगल हम डिस्कस और कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी यूज है थोड़ा सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है, देखो को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेम साइड वाले, या तो राइट के ही हैं या तो लेफ्ट के, ठीक है, लेकिन एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा, मतलब सेम साइड के अंदर और बाहर वाले। तो जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2, यहाँ एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब आप बताइए 1 लेफ्ट साइड का है ना, तो सेम साइड में ये बाहर का है, तो आपको अंदर वाला चाहिए, तो 1 के साथ कौन जाएगा, 5, तो एंगल 1 और एंगल 5। अच्छा 2 के साथ कौन जाएगा, 6, तो एंगल 2 के साथ, एंगल 3 के साथ और एंगल 4 के साथ, तो इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड के अंदर और बाहर वाले। अगर आपने बाहर का एंगल लिया है तो अंदर में अंदर वाले को और देखिए, और अंदर वाले लिया तो बाहर वाले को देखिए। 2 के साथ 5 नहीं, 2 के साथ 6 चलेगा, सेम साइड के चलेगा। आया समझ आप तो कहते हैं उल्टी साइड लेफ्ट का राइट का लिया तो लेफ्ट और अल्टरनेटिव। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।